हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जो कि मेरे प्रिय दार्शनिक है। वह एक कॉलेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और कई लोग उनकी तुलना बुद्ध, सोक्रेटिस, प्लेटो इन सब से किया करते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जैन की। चंद्रमोहन जैन, जिनको हम रजनीश के नाम से भी जानते हैं और उसके बाद हम उनको ओशो के नाम से भी जानते हैं। रजनीश का जन्म सन 1931 दैट इज 1931 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले कुचवाड़ा में हुआ था। बचपन से ही शुरू के 7 साल उन्होंने अपने नाना नानी के साथ बिताए थे और किसी भी नाना नानी की तरह उनके नाना नानी भी उन्हें बहुत प्यार और बहुत दुलार करते थे। रजनीश अपने बचपन के 7 साल शुरू में स्कूल नहीं गए। उसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण ये कि उनके जो नाना जी थे वो उस गांव के बहुत ही अमीर व्यक्ति थे और उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि नन्हे रजनीश का कोई अपहरण ना कर ले। दूसरा कारण था कि नन्हे रजनीश को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके नाना नानी ने कभी उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला इसको लेके। नन्हे रजनीश स्कूल नहीं जाते थे, इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो पढ़ते नहीं थे। बचपन से ही वो दिन में 4 से 5 किताबें रोज पढ़ा करते थे। अपने पूरे जीवन काल में कहते हैं कि ओशो ने हजारों बुकें पढ़ी थी। अगर रजनीश के बचपन के बारे में बात की जाए तो वह काफ़ी शरारती बच्चे हुआ करते थे। उसके अलावा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वह अपने नाना के साथ रोज एक मंदिर जाया करते थे और उस मंदिर के बाहर पहुँचते ही उनके नाना जी उनको बोलते थे कि अब तुम जाओ और बच्चों के साथ खेलो। मैंने रजनीश ने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी आप मेरे को अंदर क्यों नहीं ले जाते हैं, आप खुद तो जाते हैं पूजा करने लेकिन मेरे को नहीं लेके जाते हैं। तब उनके नाना जी ने उनको बोला कि तुम अंदर जा सकते हो, तुम पूजा भी कर सकते हो, लेकिन जब जाओ जब तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आए, मेरे पीछे पीछे मत आओ। किसी को फॉलो करना ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने वह सीख उनको दी कि तुम्हें खुद जानना होगा। किसी के पीछे जाना, किसी को फॉलो करना एंड देन कुछ करना इज़ द ग्रेटेस्ट सिन अकॉर्डिंग टू हिम। सो वह अच्छी बात नहीं थी। और यह आप देखेंगे कि ओशो के जीवन में बाद भी यह उनकी एक मूल शिक्षा रही कि जब तक खुद ना जान लो किसी चीज़ को मानो मत। अगर रजनीश की नानी की बात करी जाए तो कहते हैं वह एक बेहद तर्कशील और निडर औरत थी और ऐसा भी बोलते हैं कि जो रजनीश की एक बेबाकी के साथ उत्तर देना, वह ऐसा माना जाता है कि उनकी नानी से उनको प्राप्त हुआ था। शुरू के 7 साल अपने नाना नानी के साथ बिताने के बाद जब वह 7 साल के थे तो उनके नाना की मृत्यु हो गई और उसके बाद वह और उनकी नानी कुचवाड़ा से अपने घर गाडरवाड़ा में आ गए। 7 साल की उम्र के बाद ओशो रजनीश ने स्कूल जाना स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी वहीं से प्राथमिक शिक्षा खत्म करी। जब ओशो 14 साल के थे तब उनको एक लड़की से प्रेम हो गया था जिसका नाम शशि था। शशि की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। शिक्षा खत्म करने के बाद रजनीश के घर वालों ने उनसे पूछा कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तब उन्होंने कहा मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ना है। और इसे सुनते ही उनके मम्मी पापा ने उनसे पूछा क्या तुम्हें एक दार्शनिक बनना है, क्या तुम्हें एक फिलोसोफर बनना है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, मुझे कोई भी फिलोसोफर या कोई भी दार्शनिक नहीं बनना है, बट आज तक के जितने भी दार्शनिक हैं मुझे उनके आइडियाज़, उनके विचारों के साथ लड़ना है। देन रजनीश अपने गांव से दूर जाके उन्होंने बीए में दाखिला लिया। बीए खत्म करने के बाद उन्होंने एमए भी किया। अपनी एमए की पढ़ाई खत्म करने के बाद उनको आगे क्या करना था तो वह इस बारे में सोच रहे थे। किसी ने उनको सलाह दी कि तुम पढ़ाते क्यों नहीं हो बच्चों को। उन्हें आखिरकार तो उन्हें अध्यापक नहीं बनना था, उन्हें जगह जगह जाके भ्रमण करके भारत का उन्हें स्पीचेस देनी थी, उन्हें लोगों से बात करनी थी। लेकिन उनके मन में उस समय यह आया कि अगर वह अध्यापक बन जाते हैं तो ये एक तरीके की उनकी ट्रेनिंग होगी। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल, जो कि 1958 से 1966, 8 साल उन्होंने अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाया। के ऊपर उनका एक कोट भी है, आई वॉन्टेड टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, हेंस आई बिकेम अ टीचर। वह कॉलेज में पढ़ाते थे तो वह बच्चों के मन पसंदीदा प्रोफेसरों में से एक थे। पहला कारण यह था कि उस ज़माने में लड़का लड़कियां अलग अलग बेंचेस में बैठा करती थीं। उन्होंने साफ अपनी क्लास में मना कर दिया था कि तुम लड़का हो या लड़कियां, आपको एक साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम दूर दूर बैठोगे अपोजिट सेक्स के प्रति तुम्हारी जो जिज्ञासा है वह रहेगी अंदर, और जब तक वह रहेगी तो तुम और किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पाओगे। जितना तुम एक दूसरे को जानोगे, जितना तुम एक दूसरे से बात करोगे, उतने ही तुम एक दूसरे के प्रति सहज होगे। इसके अलावा उन्होंने अपने विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछने के, प्रश्न करने के गुण सिखाए। बोला हमेशा कि हर चीज़ पे सवाल करो। कॉलेज में 8 साल पढ़ाने के बाद उन्हें लगा कि अब अध्यापक होने का जो एक उनका रोल है वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है और उन्होंने आगे बढ़ते हुए अपना इस्तीफ़ा देके वह भारत भ्रमण पे निकल चुके। भारत भ्रमण में वो अलग अलग जगह जाते थे, शिविरों में टॉक्स दिया करते थे,
उसके अलावा ध्यान लगाने की तरकीबें बताया करते थे लोगों को और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन जब उनका एक शिविर चल रहा था, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है उनकी तरफ पीठ किए हुए अपनी बातें कर रहे हैं, अपने आप में ही मगन हैं। तब उन्हें उस बात से काफ़ी दुख हुआ और वो वहाँ से उठ के चले गए और उन्होंने प्रण लिया कि वो खुद फिर से ऐसे कोई शिविर में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो वहाँ पे आए हैं, बातें कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपने में ही लगे हुए हैं। तब उन्होंने अपना मन बनाया कि जिसको मेरे से बात करना होगा मेरे पास आना पड़ेगा, मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। तब उन्होंने पुणे में जाके उन्होंने एक थोड़ी सी ज़मीन खरीदी। जितने भी उन्होंने शिविर में बात करी थी और जितने भी उन्होंने अपने टॉक्स दिए थे, उनके कारणवश उनके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई थी। कंट्रोवर्सीज जो थी उनके खिलाफ, वह पहली थी कि वह एक सेक्स गुरु है जो कि सेक्स को बढ़ावा देते हैं। दूसरा था गुरु ऑफ द रिच, कि यह अमीरों के गुरु हैं। तीसरा कि वह रिलीजन खिलाफ बहुत बातें करते हैं। इन सब कारणवश उनका भारत में रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वे जहाँ भी जाते थे उनके ऊपर हमले हुआ करते थे। तब उनके फॉलोअर्स ने उनसे बात करी और बोला कि हम आपको अमेरिका लेके चलते हैं। और दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि उनको थोड़ा इशू था हेल्थ का, उनको दमा का भी इशू था, उनको एलर्जी थी डस्ट से। तो यह भी बोलते हैं कि एक अच्छे वातावरण के लिए भी उन्होंने अमेरिका शिफ्ट किया था। और उनके जो फॉलोअर्स थे, दुनिया भर के बैंकर्स, सीईओ, रॉयल फैमिली के लोग उनके शिष्य थे। उस समय उनके शिष्यों ने तकरीबन $200 मिलियन उनके लिए जमा किए। एक उनके लिए बड़े सी रैंच खरीदी ओरेगन में, अमेरिका में, और उनको वहाँ ले गए। और आज तक भारतवर्ष ने जितने भी सन्यासी, जितने भी गुरुओं को देखा था, वह काफ़ी एक तरीके से मॉन्क, इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं अपने पास रखने को, या फिर ज़्यादा कुछ महंगी वो वस्तुएं रखते नहीं थे, पहनते नहीं थे। बट यहाँ पहली बार एक ऐसे उनको गुरु दिखा के पास 93 रॉल्स रॉयस थी एंड 3 प्राइवेट जेट्स थे। अब बात करते हैं उनका समय जो कि उन्होंने बिताया था ओरेगन में। ओरेगन में इनका एक आश्रम था जिसको वह कम्यून बोला करते थे। अब क्योंकि रजनीश और उनके जो फॉलोअर्स थे वह इस तरीके से रहा करते थे कम्यून की तरह, तो उनके जो आसपास की नेबरिंग सिटी थी उन्हें काफ़ी इस तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस हुआ करता था, क्योंकि वह उन्होंने उससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस कारणवश जो उनकी नेबरिंग सिटी थी, यूएस ऑफिशियल से मांग करी कि आप इनको यहाँ से हटाइए और हमें काफ़ी इनसे डर लगता है, कह लीजिए, या फिर अनकंफर्टेबल हम होते हैं। तो इस कारणवश ओशो का जो कम्यून था और उसमें जो लोग थे, जिनमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेडी थी, उन्होंने एक प्लान बनाया कि टू हैव सम पॉलिटिकल पावर, सो दे वांटेड टू रन इन अ इलेक्शन। और ऐसा कहा जाता है कि इलेक्शन में लड़ने के लिए उन्होंने बहुत यूएस के बाहर से लोग, होमलेस पीपल हुआ करते थे, उनको बुला के अपने कम्यून में रखवाया ताकि उनके वोट बढ़े। नेबरिंग सिटी थी वह, और वो खुद भी अपने पास गन्स और निशन रखा करते थे अपनी सुरक्षा के लिए। अब इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो यूएस गवर्नमेंट थी वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं थी इन सब चीज़ों से। तब उन्होंने इस बात का संज्ञान लेते हुए वह ओशो के कम्यून पहुँचे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया, जिसमें उन्होंने रजनीश को भी गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ स्टार्ट करी। ओशो को कुछ दिन जेल में रखने के बाद रजनीश को डिपोर्ट कर दिया भारत के लिए। तब फाइनली ओशो रजनीश जो है वो वापस आके पूना में बस गए और अपने बाकी बचे हुए कुछ साल उन्होंने पूना आश्रम में ही रह के लोगों से बात की, लोगों को ध्यान के बारे में बताया। और सन 1990 में ओशो समाधि में विलीन हो गए जब उनकी उम्र 58 साल की थी, 58 साल की थी। और जैसा कि वह बोला करते थे कि जो एक मृत्यु है किसी भी इंसान की, वह एक उत्सव की तरह मनानी चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक वन ऑफ द लास्ट टाइम यू आर हेयर ऑन अर्थ। जब उन्होंने बोला था अपने सन्यासियों से कि जो मेरे शव को आप कुछ देर के लिए बाहर रख दीजिएगा ताकि सब लोग देख पाए 10 मिनट के लिए, अंदर मेरी जो मृत्यु है उसको एक धूमधाम से मनाना। उनके काफ़ी सारे जो फॉलोअर्स हैं वो यह भी मानते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने उनको जेल में एक जहर दिया था जिसको थैलियम बोलते हैं, और इनके ऊपर एक उनका यूट्यूब पे वीडियो भी है जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइजन दिया गया है जिससे उनकी एजिंग बढ़ा दी गई है, जिनसे उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। असल में जो भी हुआ है वो तो अभी तक एक राज ही है। भारत को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला था बुद्ध के बाद जिसको वो एक तरीके से सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन उस समय के लोगों ने उनको इतना नहीं समझा। और एक तरीके से आप कह लीजिए जैसे सुकरात को एथेंस में सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया था पीने के लिए, उसी तरीके से कुछ ट्रीटमेंट इंडिया में भी हुआ उनके साथ। तो भले ही आप उनके एक समर्थक हो या आप उनके विरोध में हो, बट मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उनकी जो बातें हैं उनको ज़रूर सुनिएगा
और यह फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी उनकी टॉक्स हैं। तो उस समय पे उन्हें कैमरे में कैद किया गया था। उनकी टॉक्स को, बहुत सारी टॉक्स को बुक्स के तौर पे निकाला गया है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतने तक ही थी। अगर आपका कोई भी विचार हो तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिल सके। और यह जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, यह है अपार्ट फ्रॉम दिस बुक जिसका नाम है एक अनोखा गुरु। इसके अलावा मैं ओशो को पिछले 5 सालों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ वीडियोज़ में, तो एक तरीके से उनका निचोड़ है।